नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं 9-10 सितंबर की तारीख बेहद खास होने वाली है। G20 की कामयाबी हिंदुस्तान की पहचान बुलंद करने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, इटली की प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री का एक साथ एक मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में होना काफी ज्यादा मायने रखता है। दुनिया के दिग्गज नेताओं की दिल्ली में मौजूदगी का मैसेज पूरी दुनिया में काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। G20 की टाइमिंग कैसे खास है? जब दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध, कोरोना संकट से उबरने की कोशिश में जुटा है, ऐसे में G20 की कमान हिंदुस्तान के हाथ में होना कैसे खास माना जा रहा है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाऊंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा। पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान की ग्लोबल इमेज काफी ज्यादा बेहतर हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीति से बड़ा बदलाव करके दिखाया है और दुनिया देख रही है। देश हित सबसे पहले की नीति ने हर किसी को हैरान कर दिया। दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी। हिंदुस्तान ने रूस से अपने हिसाब से डील की। रूस के साथ साथ हिंदुस्तान ने अमेरिका, फ्रांस से सैन्य साझेदारी बढ़ाई। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा बेहद खास रहा। फ्रांस के डिफेंस डील ने कैसे सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाऊंगा। हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। हिंदुस्तान का फोकस अर्थव्यवस्था के साथ मिलिट्री पावर पर भी है। हिंदुस्तान अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने में जुटा हुआ है। कई सारे बदलाव किए जा रहे हैं। मेक इन इंडिया पर खासा जोर दिया जा रहा है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चुनौती पड़ोसी मुल्क चीन को माना जाता है। सैन्य ताकत के लिहाज से चीन हिंदुस्तान से बेशक आगे दिखता है, लेकिन कुछ मामलों में हिंदुस्तान का रिकॉर्ड कैसे बेहतर है, हिंदुस्तान कैसे अपनी सीमा की मजबूती, सुरक्षा की मजबूती देने में जुटा है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दुनिया की राजनीति में हलचल है। दुनिया के दिग्गज नेता हिंदुस्तान में हैं। दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थ वाले देश के नेता देश की राजधानी दिल्ली में जुटे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, इटली की प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री का एक साथ एक मौके पर हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में होना काफी ज्यादा मायने रखता है। दुनिया के दिग्गज नेताओं की दिल्ली में मौजूदगी का मैसेज पूरी दुनिया में बहुत बड़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी इंटरनेशनल संस्थाओं के प्रतिनिधि का दिल्ली में होना एक बड़ा संदेश दे रहा है और दुनिया की राजनीति की दिशा दशा बदलने वाले बड़े नेताओं में बैठकर बड़े मुद्दों पर मंथन करने वाले हैं, जिसकी अध्यक्षता हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। दुनिया के बड़े बड़े मुद्दों पर मिलकर बैठकर बात करेंगे। G20 की बैठक में हरित विकास भी होगा, समावेशी विकास पर भी बातचीत होगी, जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर मुद्दों पर गंभीर मंथन होगा, तकनीकी बदलाव,
डिजिटल सेटअप के विस्तार पर सारे मेहमान मिलकर विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे और नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। 9-10 सितंबर की तारीख दिल्ली के लिए ऐतिहासिक होने वाली है। G20 का मेगा इवेंट दुनिया में दिल्ली का कद काफी ज्यादा बड़ा कर होने वाला है। देश का नाम बड़ा होने वाला है। बड़े बड़े ग्लोबल मुद्दों पर बात होगी। 2 दिनों तक दिल्ली पर दुनिया का फोकस रहने वाला है। G20 की टाइमिंग सबसे खास है और ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन युद्ध ने बहुत कुछ बदल रखा है, दुनिया की राजनीति बदल रही है, दुनिया की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कोरोना के बाद बड़े देशों की अर्थव्यवस्था इस वक्त लड़खड़ाई हुई है। कई सारे छोटे छोटे देशों की अर्थव्यवस्था बर्बादी की कगार पर इस वक्त है। हर कोई समाधान चाह रहा है। युद्ध की वजह से बड़े देशों की तनातनी पर हर किसी को यह परेशान करने लगा है और ऐसे दौर में G20 का आयोजन, बैठक, ऐसे दौर में G20 की कमान हिंदुस्तान के हाथों में होना बड़ी बात मानी जा रही है। G20 का कामयाब आयोजन पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश देगा। हिंदुस्तान के हाथ में कमान उम्मीद जगाता है। हिंदुस्तान के हाथ में कमान दुनिया के छोटे देशों की सुरक्षा की गारंटी देता है। हिंदुस्तान के हाथ में उनके हित सुरक्षित रहने वाले हैं और यही वजह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हिंदुस्तान की अध्यक्षता को लेकर बड़ा बयान दिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऋषि सुनक ने कहा कि भारत का आकार, विविधताओं और इसकी असाधारण सफलताओं का अर्थ है ये G20 की अध्यक्षता के लिए सही वक्त पर सही देश है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को ऐसे वक्त में G20 की अध्यक्षता मिली है जब पूरी दुनिया युद्ध और महामारी से जूझ रही है। ऐसे वक्त में भारत शानदार वैश्विक नेतृत्व कर रहा है। पीएम सुनक ने यह भी कहा कि मैं पिछले वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करता हूं। भारत जिस तरीके से वैश्विक नेतृत्व कर रहा है उसे देखना अद्भुत है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सुनक ने यह भी कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने को लेकर जलवायु परिवर्तन से निपटने तक दुनिया की मौजूदा बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए हम G20 की अध्यक्षता के लिए जरिए भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। G20 की कामयाबी बहुत कुछ तय करने वाली है। दुनिया की राजनीति में हिंदुस्तान के कद को काफी ज्यादा ऊंचा करेगी। G20 का क्रेडिट हिंदुस्तान के लिए बूस्टर डोज साबित होगा और पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ बदला हुआ है। पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान की ग्लोबल इमेज काफी ज्यादा मजबूत हुई है। चाहे राजनीति की बात हो, अर्थव्यवस्था में बेहतर बदलाव हुआ हो, हिंदुस्तान ने अपनी मिलिट्री पावर में भी काफी ज्यादा इजाफा किया है। मिलिट्री पावर को और ज्यादा बेहतर बनाने में हिंदुस्तान लगातार जुटा हुआ है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, उसकी मिलिट्री पावर दुनिया की राजनीति में उसकी पोजीशनिंग तय करती है, दुनिया की राजनीति में उसका दबदबा बढ़ाती है और जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो उतनी ज्यादा अहमियत होगी, जितनी ज्यादा सैन्य क्षमता जिस देश की होगी उस देश की उतनी ज्यादा दुनिया में पूछ होगी और कह सकते हैं कि दुनिया में उसकी उतनी ही ज्यादा चलती है, लोग उसको उतना ज्यादा सुनते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की ग्लोबल इमेज बेहतर हो रही है। पिछले 9 सालों में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की रफ्तार ने हर किसी को हैरान किया है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें पायदान तक पहुंच गई है। अब हिंदुस्तान तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ जोर लगा रहा है। ग्लोबल इमेज के लिहाज से अर्थव्यवस्था की मौजूदगी के साथ मिलिट्री पावर भी बहुत जरूरी हो जाती है।
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था की रैंकिंग बेहतर करने के साथ हिंदुस्तान अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाने पर भी खासा जोर दे रहा है। मिलिट्री पावर बढ़ाने के लिए कई लेवल पर बहुत बड़ी तैयारी चल रही है और सबसे ज्यादा जोर इस वक्त मिनी इंडिया के हथियारों पर है। हिंदुस्तान की पूरी कोशिश है कि जल्द से ज्यादा हथियार, सैन्य उपकरण हिंदुस्तान में ही बनाए जाए। सैन्य संसाधनों के मामले में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने की कोशिश हो रही है। सैन्य संसाधनों का आयात कम किया जा रहा है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसकी कमी सेना के लंबे वक्त से महसूस हो रही है, उसकी आपूर्ति जल्द से जल्द की जा रही है। इससे तुरंत खरीदा जा रहा है। रूस के साथ साथ अमेरिका, फ्रांस से भी सैन्य साझेदारी बढ़ाने पर जोर है। सेना में भर्ती प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया गया है और पिछले साल अग्निपथ योजना की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु लगभग 4 से 5 साल कम हो जाएगी। युद्ध में तकनीकी के बढ़ते इस्तेमाल के लिहाज से युवा सैनिकों की भर्ती को बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। 4 साल की स्क्रीनिंग के बाद में सेना के तीनों विंगों को बेहतर सैनिक मिल सकेंगे। इसके साथ ही इसी साल सेना की भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव देखा गया है, बड़ा बदलाव किया गया है। पहले फिजिकल, मेडिकल में कामयाब उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा होती थी। अब सबसे पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद फिजिकल, मेडिकल का प्रावधान होगा और सेना की ताकत बढ़ाने के साथ साथ बॉर्डर के इलाकों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर बनाने पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी को ठीक करने के लिए सड़क, पुल का निर्माण तेजी से एक खास योजना के जरिए सीमा पर बसे गांव में काफी ज्यादा विकास किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने यानी चीन सीमा पर यानी LAC से लगे गांवों को डेवलप करने के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसके जरिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉक में 2,967 गांवों को चुन लिया गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस तरीके से हिंदुस्तान अपनी सेना को मजबूती देने के लिए कई लेवल पर काम कर रहा है। विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम कर रहा है। मेड इन इंडिया पर जोर दिया जा रहा है। आयात कम किया जा रहा है। सेना की जरूरत को जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है और रूस के साथ साथ अमेरिका, फ्रांस से साझेदारी बढ़ाई जा रही है। फौज में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका दिया जा रहा है। बॉर्डर एरिया का सुरक्षा दायरा बढ़ाने पर भी काफी ज्यादा काम किया जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान मिलिट्री पावर के मामले पिछले कई सालों से चौथे नंबर पर बना हुआ है। ग्लोबल फायर पावर की साल की रैंकिंग भी यही है। सैन्य ताकत सूची 2023 में इंडिया इस बार भी चौथे नंबर पर है। हिंदुस्तान के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। सबसे शक्तिशाली सेना के मामले में अमेरिका पूरी दुनिया में पहले पायदान पर है। दूसरे नंबर पर रूस है, तीसरे नंबर पर चीन है और 5वें स्थान पर ब्रिटेन का नंबर आता है। छठे नंबर पर दक्षिणी कोरिया है, 7वें नंबर पर पाकिस्तान है, 8वें नंबर पर जापान है, 9वें नंबर पर फ्रांस है और 10वें नंबर पर इटली का नंबर आता है। भारत में 14.44 लाख सक्रिय सैन्यकर्मी हैं, जो दुनिया के दूसरे नंबर पर है। 20 लाख सैनिकों के साथ चीन पहले पायदान पर बना हुआ है। रक्षा संबंधी डेटा रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर हर साल सैन्य ताकत सूची जारी करता है और दुनिया के 145 देशों की सेनाओं की क्षमता विश्लेषण करके ये रैंकिंग जारी की जाती है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक मिलिट्री यूनिट, आर्थिक हालात, रसद क्षमताएं,
भौगोलिक हालात को देखते हुए किसी भी देश का पावर इंडेक्स तय किया जाता है। किसी देश की कुल मारक क्षमता को पावर इंडेक्स कहा जाता है। अमेरिका की पावर इंडेक्स वैल्यू 0.0712 है। रूस की वैल्यू 0.0714 है, जबकि चीन की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 0.0722 पाई जाती है। भारत के इंडेक्स वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो भारत की इंडेक्स वैल्यू है 0.1025 है, जबकि पाकिस्तान की वैल्यू 0.1694 बताई गई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मिलिट्री पावर के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरा बेहद खास माना गया। फ्रांस के साथ साथ हमारी काफी पुरानी सैन्य साझेदारी है। फ्रांस हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा इंडेक्स पार्टनर है। 13-14 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के बेस्टिल डे के खास मौके पे परेड पर शामिल हुए थे। मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल हुए थे और यह दूसरी बार था जब किसी हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री को परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर न्योता दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान कई अहम समझौते हुए, जिनमें 90,000 करोड़ की डिफेंस डील ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था और इस डिफेंस डील को लेकर हिंदुस्तान की बड़ी सैन्य तैयारी माना गया था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि फ्रांस के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा भी सैन्य समझौतों के लिहाज से बहुत ज्यादा खास था। 20 से 22 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर थे। इन 3 दिनों में अमेरिका में पीएम मोदी की तस्वीरों ने हिंदुस्तान की बुलंद छवि दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली स्टेट विजिट थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के खास न्योते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे थे। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में खास डिनर का आयोजन किया गया। पीएम मोदी की इस विजिट के दौरान दोनों देशों के बीच बिजनेस, टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत कुछ खास डिफेंस डील में भी हुई है, जिन्हें हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने वाली डील माना जा रहा था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चुनौती पड़ोसी मुल्क चीन को माना जाता है। सैन्य ताकत के लिहाज से चीन हिंदुस्तान से बेशक आगे दिखता है, लेकिन सामरिक मामलों के जानकारों का यह मानना है कि हिंदुस्तान को चीन के मुकाबले बहुत कमजोर नहीं माना जा सकता। और हाल के कुछ सालों में हिंदुस्तान का फोकस सेना के आधुनिकीकरण पर काफी ज्यादा बढ़ गया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2018 से 2022 तक भारत ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा हथियारों का आयात किया है और इस दौरान इसके लिए 31% हथियार अकेले रूस से आए हैं। भारत खुद को सुपर पावर बनाने के लिए सेना को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। 2020 में चीन के साथ हिंसक झड़प के बाद भारत की रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों को बेहद गंभीरता से लेना शुरू किया है। अमेरिकी थिंक टैंक यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस का कहना है कि संघर्ष के बाद भारत ने चीन से लगी अपनी सीमाओं पर सैन्य तैयारियों को काफी ज्यादा रफ्तार दी है। एलएसी में भारत ने लगभग 50,000 अतिरिक्त सैनिक लगाए गए हैं। भारतीय वायुसेना को सीमाओं के नजदीक तैनात किया गया है। बॉर्डर से लगे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किए जा रहे हैं। एलएसी से सटी 73 स्ट्रेटेजिक सड़कें को तैयार किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में ही 1430 मील की लंबी सड़कों को तैयार किया जा रहा है। भारत के 5.94 लाख करोड़ के रक्षा बजट में से 1.62 लाख करोड़ रुपए के नए हथियार और सैन्य साजो सामान के लिए निर्धारित किए गए हैं। सामरिक मामलों के जानकारों का यह मानना है
कि सैन्य मामलों में भारत चीन की तुलना में ज्यादा जिम्मेदार है और विश्वसनीय देश रहा है। भारत का रक्षा बजट बेशक 3 से कम है, मगर रक्षा तैयारियों पर काफी ज्यादा भारत जोर ले रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत ने सैन्य तैयारियों पर अच्छा खासा काम किया है। भारत का फोकस डिफेंस रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग पर भी काफी ज्यादा रहा है। जैसे जैसे युद्ध का स्वरूप बदल रहा है, भारत उसी हिसाब से अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहा है। चीन की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की गुणवत्ता हमेशा सवालों के घेरे में भी रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दुनिया की राजनीति में हिंदुस्तान का बढ़ता दखल लगातार बढ़ रहा है। नया हिंदुस्तान कुछ कहता है तो दुनिया का ध्यान से सुनती है। नया भारत कुछ कहता है तो पूरी दुनिया भारत की बात को सुनता है। अपनी ग्लोबल इमेज को मजबूती देने के लिए हिंदुस्तान 2 लेवल पर काम कर रहा है। भारत अपनी आर्थिक ताकत के साथ मिलिट्री पावर पर भी लगातार फोकस कर रहा है, जिससे आने वाले वक्त में भारत का नाम पूरी दुनिया में और ज्यादा रोशन होगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। सोमवार रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।